अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक रेज्यूमे दिखाया जाता है जो कि और किसी का नहीं आरएम का होता है और हमें पता चलता है कि वो एक हाई स्कूलर ड्रॉपर है और उसने अपनी सिचुएशंस की वजह से स्कूल ड्रॉप कर दिया था और किसी दूसरे स्कूल में भी एडमिशन नहीं लिया था। इस वक्त वो यहाँ एक जॉब मांगने के लिए आया था, वो भी एक लेबर की, लेकिन उसे यहाँ जॉब नहीं मिलती। तभी वो आदमी बोलता है, माना कि इसमें एजुकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुमने सिर्फ जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ाई करी है, तुमने उसके बाद क्यों नहीं पढ़ाई करी। जिस पर आरएम कोई जवाब नहीं देता और बोलता है कि अगर आपके पास जॉब होगी तो प्लीज़ मुझे कॉल कर देना। जिस पर वो आदमी कहता है ठीक है और आरएम उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वो एक जगह पर जॉब कर रहा है और ये कोई कंस्ट्रक्शन साइट लग रही है जहाँ पर वो एक लेबर की तरह काम कर रहा है और रॉ मटेरियल को इधर से उधर शिफ्ट करा रहा है और वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है दूसरी जगह का जहाँ पे आरव अपने उस छोटे से रूम पर है और अपने क्लोथ चेंज कर रहा है। वहीं उसने अपनी बॉडी पर पैचेस लगाए हुए हैं क्योंकि काम करने की वजह से उसकी बॉडी पेन कर रही है। तभी उसके हाथ में एक बुक लगती है और वो उस बुक को खोल के चेक करने लगता है तो उसमें उसके सारे पेमेंट्स की डिटेल्स थी और वह उस बुक को बड़े ध्यान से देख रहा था कि उसने अभी तक कितनी सेविंग करी हुई है और उस सेविंग को देखकर वह कुछ सोच रहा था। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आरएम बैग में लेकर एक जगह आ रहा था, तभी उसे दो लोगों के लड़ाई करने की आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ को सुनकर जब वो वहाँ आता है तो देखता है उसकी मॉम उसकी आंट के साथ लड़ाई कर रही है और उन दोनों के बीच बहस चल रही है, वो भी पैसे के खातिर। जिस पर वह उन दोनों को शांत कराने की कोशिश कराता है लेकिन वो दोनों तो लड़े ही जा रही थी और उसकी आंट बोलती है कि मैं सिर्फ अपने भाई की वजह से ये सब देख रही हूँ। जिस पर आरएम की मॉम को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है इतना ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने से पहले तुम वो पैसे वापस करो जो तुम्हारी भाई ने तुम्हारी इतनी तबीयत ख़राब होने पर दिए थे। तभी आर्यन अपनी मॉम को वहाँ से ले जाने लगता है लेकिन उसकी आंट कहती है ठीक है वो सारे पैसे मैं हम तुम्हें वापस करा दूँगी। जिस पर आर्यन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं तो बिल्डिंग साफ़ वगैरह कर रहा हूँ, दोबारा ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब आंट उसकी बात नहीं मानती और बोलती है मैं तुम्हारे अकाउंट में 5 मिलियन वॉन ट्रांसफ़र करा दूँगी, लेकिन अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वहीं उसकी मॉम तो अभी भी उन पर गुस्सा कर रही थी। वहीं उनके वहाँ से जाने के बाद आर्यन अपनी मॉम को हैरानी से देखने लगता है क्योंकि ऐसी हालत में होने के बावजूद भी उन्होंने आंट से झगड़ा कर लिया और अब वो तो आंट के घर पर भी नहीं रह सकते थे। जिस पर उसकी मॉम कह रही है तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, तुमने खुद सुनी थी कि यहाँ पे क्या बातें चल रही है और अब वो तुम्हारे डैड के लिए पैसे भी तो वापस कर रही है ना, इसलिए वो पैसे लो और एक दूसरा प्लेस लो जहाँ हम चैन से रह सकें, यहाँ रह के मैं थक चुकी हूँ। ये बात सुनकर आर्य में गहरी सांस लेता है और नीचे से वो ग्लव्स उठाता है जो उसकी मॉम ने फेंके थे और फिर बोलता है कि आपको पता भी है कि दूसरी जगह का रेंट कितना ज़्यादा होगा। ये बात सुनकर उसकी मॉम जो थी वो उसे देखने लगती है और वो बोलती है क्यों तुम्हारे पास भी तो मनी है ना अपनी सेविंग करी हुई जो तुमने इतना दिन रात काम करके जमा करा हुआ है। जिस पर वो कहता है वो मनी मैंने अपने कॉलेज के लिए रखी हुई है। तभी उसकी मॉम कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकते हो, तुम सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस कैसे देख सकते हो, क्या तुमने अपनी मॉम की इंसल्ट नहीं देखी। ये कह के वो वहाँ से सीधा अंदर चले जाती हैं। वहीं आर्यन तो ये देखकर हैरान था और उसे काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन अभी भी वो अपने इमोशंस बिल्कुल शो नहीं कर पाता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस वक्त वो फिर से डिलीवरी मैन की जॉब कर रहा था और वो बाइक में डिलीवरी देने जा रहा था। तभी उसे कॉल आता है कि तुम कहाँ हो, तो वो कहता है आई एम सॉरी, बारिश काफ़ी तेज़ी से हो रही है इस वजह से मुझे लेट हो रहा है। तो वो कहते हैं कि जल्दी लेकर आओ। जिस पर आरम हाँ कहता है, लेकिन तभी बारिश और भी तेज़ हो जाती है और पूरा
उसके ऊपर आ रही थी, जिस वजह से उसे रोड में कुछ साफ दिख भी नहीं रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी वह अपनी जॉब को करने के लिए वैसे ही अपनी बाइक को काफ़ी स्पीड में चला रहा था। तभी अचानक से सामने से एक गाड़ी आती है और आरएम का एक बुरा वाला एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे स्कूटी पूरी एक किनारे गिर जाती है और आरएम दूसरी ओर जाकर गिर जाता है। फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आरएम पूरा भीगा हुआ अपने घर वापस पहुँच जाता है, जो कि उसकी आंट का घर था और वो यहाँ रह रहे थे। तभी वह धीरे से वहाँ पर जाता है और उसकी मॉम दरवाज़ा खोलती है, और वह जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो उसकी मॉम उसे वैसे देखकर हैरान हो जाती हैं और बोलती है, तुम ऐसे यहाँ पर क्या खड़े हो, अंदर आओ। तभी आरएम अपनी मॉम को देखता है और उन्हें देखते हुए उसके चेहरे पर एक दुख साफ नज़र आ रहा था। वहीं अपनी मॉम की बात सुनकर आरएम अपनी अंदर वाली जेब से वही बुक बाहर निकालता है, जिसमें उसके सारे डिपॉजिट्स और सेविंग अमाउंट्स की ट्रांजैक्शन लिखी हुई थी। और वह अपनी उस बुक को सीधा अपनी मॉम को पकड़ा देता है, जो देखकर उसकी मॉम बोलती है कि ये क्या है। लेकिन आरएम उसका कोई जवाब नहीं देता और वो बोलती है, ये बैंक बुक तुम मुझे क्यों दे रहे हो। जिस पर आरएम कुछ देर चुप रहता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे बचा लो। जब सुनकर उसकी मॉम हैरानी से देखने लगती है, तभी वो कहता है, मॉम। जिस पर वो कहती है, क्या बोल रहे हो, और बोलती है, क्या बचाना है। जिस पर वो कहता है, प्लीज़ मुझे बचा लो मॉम, मुझे ऐसे नहीं जीना है और ना ही मरना है। मैं अब और ऐसे जी नहीं सकता, ये मरने से भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जो सुनकर उसकी मॉम हैरानी से उसे देखने लगती है, क्योंकि बुरा तो उन्हें भी फील हो रहा था। वहीं आरएम ये कहते हुए रोने लगता है और वो वहीं अपने घुटनों के बल गिर जाता है और वहीं रोने लगता है, और ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आरएम अपने गैस स्टेशन वाली जॉब पर आया हुआ था और वो कार क्लीन कर रहा था। तभी उसका साथी वहाँ आकर उसे खाने के लिए बुलाता है और बोलता है, आ गया। तभी वो बोलता है कि तुम इतना एक्स्ट्रा वर्क क्यों कर रहे हो, तुम थोड़ा रेस्ट भी तो कर सकते हो, तुम खुद को इतना बर्डन क्यों दे रहे हो। जिस पर आरएम कहता है कि एक बार मैं इनफ मनी सेव कर लूँ, फिर मैं खुद को इतना बर्डन नहीं दूंगा। जिस पर वो आदमी कहता है, अच्छा ठीक है, चलो आओ खाना खा लेते हैं। और ये कह के वो आगे चले जाता है। आरएम उसके पीछे जा रहा था, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजता है और वो जब निकाल कर देखता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे वी का कॉल आया था। तभी वो फ़ोन उठाता है तो उसे दूसरी तरफ से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए बोलता है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, हम नहीं मिले। लेकिन उसे दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, जिस पर वह बोलता है, हेलो, और वी को बुलाने लगता है। तभी दूसरी साइड से उसे वी की एकदम सैड आवाज़ आती है, आरएम आई मिस यू। और ये कहकर वो कॉल कट कर देता है, जो देखकर आरएम हैरान था और वो समझ नहीं पाता कि ये क्या था। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वी और आरएम दोनों चल रहे थे और वह दोनों इस वक्त बीच के किनारे थे और उनके हाथ में कुछ बैग भी थे। तभी आरएम बोलता है कि आजकल मैं गैस स्टेशन में रह रहा हूँ, और वी बोलता है कि ये बात मुझे पता है। जिस पर आरएम बोलता है तो जिस पर वो कहता है कि जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हें देखा था। तभी आरएम कहता है, तो तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तो वी बोलता है, तो तुमने भी तो मुझे कांटेक्ट नहीं किया ना। जो सुनकर आरएम उसे हैरानी से देख रहा था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वी और उसका वही बाइक वाला दोस्त एक बड़ी सी बिल्डिंग अपार्टमेंट के बाहर पर खड़ा था, और वो बोलता है कि तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे। तो वी कहता है कि मुझे उन पर बर्डन नहीं बनना है फिर से पहले की तरह। जो सुनकर उसका दोस्त भी थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन वो उसे हिम्मत देने के लिए उसका कंधा थपथपाता है। लेकिन तभी वी सामने से कुछ देखता है और वो जल्दी से दूसरी टाइप मुड़ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वो दोनों और कोई नहीं, वी की मॉम और सिस्टर थी, और उन्होंने उसे पहचान लिया था और वह उसे बुलाते हुए अपने घर पर ले जाते हैं। और उसके सामने उन्होंने काफ़ी अलग अलग तरह के फूड रखे हुए थे, और इस वक्त वी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था और वो सामने रखी फ़ोटोग्राफ्स को देख रहा था, जिसमें कि और कोई नहीं, वह और उसकी सिस्टर ही थी। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर आके उसके लिए और भी खाना रखती हैं और मुस्कुराकर उसे देखने लगती है। तभी उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है और बोलती है, मेरे बेटे चलो खाना खाते हैं। और उन्होंने उसके लिए काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनाई हुई थी और वो बोलती है कि इसको ट्राई करो, तुम्हें ये पसंद है ना।
जल्दी करो। जिस पर उसकी बहन बोलती है हाँ मॉम इन्हें हमेशा लेकर आई रहती है कि कभी तुम यहाँ आ गए और ये हमेशा ही रेफ्रिजरेटर में पड़े रहते हैं। जो सुनकर उसकी मॉम मुस्कुराती है और उसके लिए अच्छे से केचप लगाकर उसे सर्व करती है। जिस पर वी बोलता है कि मैं खुद से खा सकता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ आराम से खाओ और टाइम लो लेकिन अच्छे से खाना। और ये सब कहते हुए वो काफ़ी खुश थी। तभी उनकी बेटी कहती है कि हाँ चलो हम भी खाते हैं और वी भी खाना शुरू करता है। और इस वक्त उसकी मॉम उसे ऐसे देखकर काफ़ी खुश थी क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद वो लोग एक साथ ऐसे खाना खा रहे थे। वहीं वी को थोड़ा अजीब तो लग रहा था लेकिन वो खाने पर फोकस करता है और मस्त खाए जा रहा था। और ऐसे ही उन लोगों का पूरा लंच ख़त्म हो जाता है। लंच ख़त्म होने के बाद वी उनसे खाने के लिए थैंक यू बोलता है। तभी उसकी मॉम कहती है वी तुम यहाँ हो तो क्या हम लोग ऐसे ही नहीं रह सकते हैं। और मैं सोच रही थी कि तुम्हारे बर्थडे पर भी हम उसे सेलिब्रेट करेंगे, क्यों ना तुम हमारे साथ यहीं रहो। जिस पर वह दोनों माँ बेटी वी को देखने लगते हैं लेकिन वी इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। वहीं उसकी मॉम के फेस पर जो स्माइल थी वो भी गायब हो जाती है लेकिन वी कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्या तुम मेरे लिए ये सब नहीं कर सकते हो। और फिर वो उससे सॉरी भी करती हैं। वहीं उनको सैड देखकर उनकी बेटी उन्हें थोड़ा सा सांत्वना भी देती है। लेकिन वी कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। उसकी बहन उसे रोकती है और बोलती है कि तुमने कहा था कि अब हमारा कोई फादर नहीं है तो तुम कहाँ जा रहे हो। और ये कहते हुए वो उसे ही देख रही थी। तभी उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है और वो बोलती है कि तुम हमारे साथ रहो ना। लेकिन वी उससे अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चले जाता है और उसकी मॉम उसे रुकने का बोलकर खुद उसके पीछे जाती है और बोलती है ये भी तुम्हारा घर है और तुम जब जब चाहो यहाँ आ सकते हो और इस दरवाज़े का कोड तुम्हारा बर्थडे है। और अपनी मॉम की ये बात सुनकर वो सीधा घर से बाहर चले जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि वो वहाँ से निकलने के बाद अपने डैड के अपार्टमेंट में आता है और वहाँ देखता है कि उसके डैड अभी भी ड्रिंक कर रहे हैं। और ये देखकर अब उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उनके पास जाता है और उन्हें देखते हुए बोलता है कि कब तक आप ऐसे पड़े रहेंगे, क्या आपको खुद अजीब नहीं लगता है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर उसके डैड कहते हैं क्यों तुम्हारे मॉम ने तुम्हें मुझ पर यहाँ नज़र रखने के लिए भेजा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, या मैं ज़िंदा हूँ या मर गया हूँ। उसकी ये बात सुनकर वी कुछ देर उसे देखता है। वहीं उसके डैड तो उसके सामने भी मस्त ड्रिंक करने लगते हैं जैसे कि उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो बोलते हैं रुको तुम हरामखोर, तुम्हें मैं बताता हूँ, मुझे एक बार उठने दो, तुम कितने बेकार बच्चे हो। उनकी बात सुनकर वी को रोना आ रहा था और गुस्सा भी। जिस पर वो कहते हैं मुझे उठना है, लेकिन फिर वो उठ नहीं पाते। जिस पर वो कहता है कि मैं अपनी मॉम से मिलने के लिए गया था, उन्होंने मेरे लिए खाना पकाया हुआ था और मैंने उन लोगों के साथ वहाँ एक साथ अपना लंच भी किया और उन्होंने मेरे लिए काफ़ी सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड भी करी हुई थी। और उनने मुझसे पूछा कि मैं उनके साथ वहाँ रहूँ और उनके साथ ही अपनी लाइफ वहाँ रहूँ और मुझे भी वहाँ जाना है। लेकिन अगर मैं वहाँ चला गया ना तब आप यहाँ अकेले हो जाओगे और तब आप यहाँ अकेले मरोगे और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और इससे मुझे बिल्कुल नफ़रत है कि आप यहाँ अकेले मरोगे इस घर के अंदर, फिर तो आपको कोई कॉफ़िन देने वाला भी नहीं होगा, यही घर आपके लिए आपका कॉफ़िन बन जाएगा। उनकी ये बात सुनकर उसके डैड उसे देख रहे थे। वहीं वी को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन उसके डैड तो अभी भी एकदम से चिल थे और वो अभी भी ड्रिंक कर रहे थे। वहीं वी बोलता है कि अब मैं, बहन या मॉम, अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। और ये सब कहते हुए वो रोए जा रहा था और बोलते हैं कि आप ऐसे क्यों हो। वहीं उसके डैड उसकी ये बात सुनकर उसे देखने लगते हैं। तभी वी कहता है इसीलिए अब आप मेरे साथ चलिए, हम सब पहले की तरह एक फैमिली की तरह रहेंगे और आप उनसे माफ़ी भी मांग लेना। और अब मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और अगर आप 3 गिनने तक भी नहीं उठे तो मैं आपको आज यहाँ अकेला छोड़कर मॉम के पास रहने चले जाऊँगा और फिर मैं कभी आपके पास वापस भी नहीं आऊँगा। उसके डैड उसकी बात सुनकर बस एकटक उसे देख रहे थे। वहीं वी भी उन्हें देखता है और वो काउंटिंग करना शुरू कर देता है। और काउंटिंग करने से पहले वो बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगा। और ये कहकर वो काउंटिंग शुरू कर देता है और 1 2 और 3 बोलता है, लेकिन
3 बोलने में वो काफ़ी टाइम ले रहा था कि उसके डैड उठे तो सही, लेकिन उसके डैड तो उठ ही नहीं रहे थे, जो देखकर उसको फाइनली 3 बोलना ही पड़ता है। और वो 3 बोलने के बाद एकदम उदास हो जाता है, क्योंकि उसके डैड तो अपनी जगह से उठे ही नहीं थे, और इसीलिए वह रोते हुए अपनी जगह से घूमता है और वहाँ से बाहर जाने लगता है, क्योंकि अब उसकी सारी होप्स ख़त्म हो चुकी थी कि उसके फादर उसके साथ चलेंगे। वहीं उन्हें भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और वी सीधा दरवाजे के पास जाकर अपने जूते पहनने लगता है, और उसके बाद ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। बाद में दूसरी जगह वी के मॉम का घर दिखाया जाता है, जहाँ वी अपने डैड के साथ पहुँच चुका था, और इस वक्त वो सभी हॉल में एक साथ बैठे हुए थे। वहीं उसकी मॉम तो अभी भी अपने हस्बैंड की ऐसी हालत देखकर एक गहरी सांस लेती है, क्योंकि उन्हें यही उम्मीद थी कि वो अभी भी नहीं सुधरे होंगे। वहीं उसकी बहन तो अभी भी अपने डैड से डर रही थी, लेकिन वी अपने डैड का हाथ पकड़कर उन्हें शांत कराता है, क्योंकि वो पैनिक कर रहे थे। और फिर बोलता है, डैड आप बोल क्यों नहीं रहे हो, जो आपने मुझसे पहले बोला था। आपने बोला था ना कि आप ड्रिंक करना छोड़ दोगे और हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट भी करवाओगे। और ये कहने के बाद वो उन्हें देख रहा था। वहीं उसके डैड तो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को देख रहे थे, जो कि उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, जो देखकर वी कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है, डैड ने बोला था मुझे कि वो पहले की तरह रहना चाहते हैं, जिसमें हम सब एक फैमिली की तरह रहे थे, और अब वह कुछ भी नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि वो आप लोगों से सॉरी भी बोल रहे हैं, और उन्होंने जो भी किया था, जो सुनने के बाद भी उसकी मॉम कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो तो अपने हस्बैंड को देख भी नहीं रही थी। वहीं उसके डैड उन्हें देखते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि मुझे नहीं देख रही, तो वो भी अपना सर नीचे झुका लेते हैं। और वी एक कोशिश करते हुए बोलता है कि उन्होंने बोला कि वो सब एकदम शुरू से दोबारा शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ। और ये कहते हुए वो मुस्कुराकर उन्हें देखने लगता है। वहीं उसके डैड भी उसे देखने लगते हैं। उसके बाद में सीन दिखाया जाता है, वो उसी कैट के वहाँ आया था जहाँ पर उसने उस मरी हुई कैट के बेबी को दफनाया था। तभी उसका वही बाइक वाला दोस्त आते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मॉम और डैड एक साथ फिर से रह सकते हैं। जिस पर वो कहता है, अभी तो नहीं, मुझे पता है कि मॉम ऐसे ही उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। और कुछ दिनों में मॉम का बर्थडे भी आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनके लिए केक लेकर जाऊँ, वो भी डैड के साथ मिलकर, तो शायद हम फिर एक साथ रह सकते हैं। और ये कहते हुए वो काफ़ी खुश था। जैसे ही वो घर पे जाता है, तो वो वहाँ का सीन देखकर हैरान हो जाता है कि उसके मॉम के घर की हालत बेहाल हो चुकी थी, और उसके डैड ने हर एक चीज़ तोड़ फोड़ कर दी थी, और वह दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहा था। और वो बोलते हैं कि तुम लोग क्या सोच रही हो कि हम हैप्पीली रहेंगे एक फैमिली में, दरवाज़ा खोलो। और ये कहते हुए उन्होंने तो अपने हाथ में उन्हें मारने के लिए चाकू भी उठा लिया था, और वो एकदम पागल हो गए थे, जो देखकर भी कहता है, डैड ये आप क्या कर रहे हो। और उनके हाथ में चाकू देखकर तो वो हैरान था। वो बोलता है, उस चाकू को नीचे रखो, और धीरे धीरे उनके पास जाने लगता है। लेकिन उसके डैड उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर कर दरवाज़ा फिर से खटखटाने लगते हैं, जो देखकर वी उन्हें पीछे से पकड़ लेता है। लेकिन उसके डैड उसे दूर धक्का दे देते हैं, जिस वजह से उसके कान में काफ़ी बुरी तरीके से लग जाती है, और एक पल के लिए उसे कुछ भी सुनाई देना बिल्कुल से बंद हो जाता है, और उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है। ये फिर से उसी तरह का सीन था जैसा उसके साथ एक बार पहले भी हुआ है, जब वो उन लोगों के साथ फुटबॉल खेल रहा था, और उसके कान में फुटबॉल लगी हुई थी। उसे अपने आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और हर एक चीज़ धुंधली धुंधली दिख रही थी, जिससे वो काफ़ी हैरान हो जाता है। लेकिन उसे अपने डैड साफ नज़र आ रहे थे, जो कि दरवाजे को पीटते जा रहे थे और उन्हें दरवाज़ा खोलने को कह रहे थे। वहीं रूम के अंदर उसकी बहन और मॉम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। वहीं उसके डैड फिर से एकदम पागलों की तरह बिहेव करने लगे थे, और अपने उसी पागलपन में वह गुस्से से उस दरवाजे को तोड़ देते हैं, जो देखकर भी हैरान हो जाता है। और उसे उसके अंदर अपनी मॉम और बहन दिखते हैं, जो कि काफ़ी बुरी तरीके से डरे हुए थे, और उसकी बहन तो और भी ज़्यादा डरी हुई थी। वहीं उसके डैड उन्हें मारने के लिए अंदर जा ही रहे थे कि तभी वी सीधा अपने डैड को पकड़ लेता है,
और उनके पेट में चाकू घुसा देता है, जो कि उसने उठने वक्त ज़मीन से उठा लिया था और अपने डैड को उससे मार दिया था। वहीं जब उसे ध्यान आता है कि उसने ये क्या किया तो वो एकदम से ही शॉक हो जाता है और उसके हाथ जल्दी से उससे छूट जाते हैं। वहीं उसके डैड वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और वी को यकीन नहीं होता कि उसने ये क्या किया, क्योंकि वी उस टाइम इतना ज़्यादा डर गया था कि वो सिर्फ अपनी मॉम और बहन को बचाना चाहता था। इसीलिए उसके दिमाग में जो आया इसने वो कर दिया और ज़मीन से चाकू उठाकर उसने अपने डैड के पेट में डाल दिया। लेकिन अब उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या कर दिया और वह डरते हुए वहीं पीछे गिर जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। और अपने हाथ में अपने डैड का खून देखकर तो वो और भी घबरा जाता है और उसे अपने कपड़ों में ही साफ़ करने लगता है। वहीं उसके डैड गहरी गहरी सांसें ले रहे थे क्योंकि उन्हें काफ़ी पेन हो रहा था। तभी वी गुस्से से कहता है, मैंने आपसे कहा था ना रुक जाओ, मैंने आपको बोला था कि आप रुक जाओ, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं आपसे कितने बार बोल रहा था। ये कहकर वो डैड कह के उन्हें बुलाता है, लेकिन उनकी हालत देखकर वो घबरा गया था। इसलिए वो उनके पास जाने के बदले जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और एम्बुलेंस को कॉल कर कर बोलता है कि उसके डैड को चाकू लगी हुई है, प्लीज़ उसकी हेल्प करो। उसके डैड हाथ के इशारे से मना कर रहे थे, लेकिन वी उसे नहीं देखता और फ़ोन पर बताने लगता है कि वो अपनी मॉम की प्लेस पर है और उन्हें वो अपने मॉम का एड्रेस दे देता है और बताता है कि प्लीज़ उनकी हेल्प करो, क्योंकि उसके डैड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और ये कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और डरा हुआ भी था। वी जब फ़ोन पर हेल्प मांग रहा था उस वक्त उसकी मॉम बाहर आती है और अपने हस्बैंड के पेट में उस चाकू को देखकर वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती हैं। वहीं उसकी बहन तो अभी भी डरी हुई थी, लेकिन उसकी मॉम अपने हस्बैंड की ऐसी हालत देखकर काफ़ी पैनिक कर चुकी थी और इसी वक्त वी भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। इसीलिए वह अपने फ़ोन से सीधा आरएम को कॉल मिला देता है। उसी वक्त उसकी मॉम कहती है कि वी अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन वो अपनी मॉम की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था और जैसे ही दूसरी तरफ से फ़ोन उठता है तो वी बस रोते हुए इतना ही कहता है, आरएम आई मिस यू। और हमें पता चलता है कि यही वो वक्त था जिस टाइम पर आरएम अपने गैस स्टेशन पर काम कर रहा था और अचानक से ही उसे वी का कॉल आ गया था। ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर हमें दूसरी जगह हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जिमिन के फॉरहेड पर चोट लगी हुई थी और अभी इस वक्त नर्स उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। वो उससे पूछती हैं कि उसे ये कैसे लगा, लेकिन जिमिन इस पर कोई भी जवाब नहीं देता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वो अपने मॉम और डैड के साथ कैंटीन में बैठा हुआ है और उसके मॉम डैड ने उसके लिए पिज़्ज़ा लिया हुआ है और वह बड़े खुश होकर पिज़्ज़ा खा रहा है और उसे सबकी बातें भी याद आ रही हैं। लेकिन वह फिर भी आराम से पिज़्ज़ा खा रहा था और अपने फेस पर कोई भी इमोशन शो नहीं कर रहा था। तभी उसके डैड पूछते हैं जिमिन, जो सुनकर जिमिन अपने डैड को देखने लगता है और वो बोलते हैं कि क्या तुम अभी भी बाहर जाने से डरते हो। अपने डैड की ये बात सुनकर जिमिन कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर वो बोलते हैं, क्या तुम सच में इतने बुरी तरीके से चाहते हो कि तुम यहीं रहो और बार बार वो इंसिडेंट तुम्हें याद आता है जिससे तुम अभी भी इतना डरते हो। लेकिन जिमिन अभी भी कोई जवाब नहीं देता और पिज़्ज़ा खाने में रहता है। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे मॉम और डैड पिछले 10 सालों से क्या चीज़ प्रे करते आ रहे हैं। इस पर भी जिमिन कोई जवाब नहीं देता और उसकी मॉम कंटिन्यू करती है कि हम चाहते हैं कि तुम एक नॉर्मल बच्चे की तरह जियो और इस सारे ट्रॉमा से बाहर आ जाओ और मॉम और डैड तुम्हारी इसमें हेल्प करेंगे कि तुम इस ट्रॉमा से ओवरकम कर सको, तो हम साथ में इसे ओवरकम करेंगे। लेकिन जिमिन इसमें भी कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन वो हल्के से अपने मॉम को देखता है और फिर से पिज़्ज़ा खाते हुए अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है, जैसे कि बोल रहा हो आप मेरी हेल्प करोगे जिनकी वजह से मुझे इतना ट्रॉमा झेलना पड़ा। बाद में दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो नर्स उसे फिर से कैंटीन के पास लेकर आ रही थी और ये बोलकर कि तुमसे मिलने कोई आया हुआ है।
हैं। जो सुनकर जिमिन उनके साथ आ तो रहा था, लेकिन फिर बोलता है कि फिर से मॉम और डैड ही होंगे ना, जिस पर वह नर्स बस मुस्कुरा देती है, लेकिन फिर बोलती है कि मुझे नहीं लगता है। और ये कहते हुए वो उसे अपने साथ ले जाकर कैंटीन में पहुंच जाती हैं। और जैसे ही जिमिन कैंटीन में आकर सामने देखता है तो वो एकदम से ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। और वो अपनी आँख साफ करके सामने देखने लगता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जे होप का, जो कि इस वक्त बीच में खड़ा था और उसके साथ और कोई नहीं जिमिन था। जे होप ही था जो उससे मिलने हॉस्पिटल में गया हुआ था। और वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो ना, क्या तुम्हें बुरा लगा जो मैंने तुमसे इससे पहले बोला। जो सुनकर जेहोब हैरान हो जाता है और बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे मिलने इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं बिज़ी था, तुम ऐसा मत सोचो। जिस पर जिमिन उससे कुछ नहीं बोलता, लेकिन जेहोब उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है तुम्हें पता है ना कि मैं एक सोशल बटरफ्लाई हूँ। जिस पर जिमिन कहता है सही कहा, हर कोई तुम्हें लाइक करता है। जो सुनकर जेहोब एक अजीब से स्माइल के साथ बोलता है एकदम सही कहा तुमने, हर कोई मुझे लाइक करता है और मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है। और फिर वो उसे बताता है कि तुम्हें पता है आजकल मैं एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ हूँ, वो भी तुम्हारे अपार्टमेंट के पास में ही है। और ये कहते हुए फिर बोलता है कि टाइम क्या हुआ है, और अपना टाइम देखते हुए बोलता है कि हर कोई मेरे आने का वेट कर रहा होगा कि मैं अभी तक वहाँ सोने के लिए क्यों नहीं पहुँचा, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हूँ ना। और ये कहते हुए उसे याद करने लगता है और एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके वो सारे साथी जिनके साथ वो अपार्टमेंट शेयर कर रहा था, वो सब उसे परेशान करने लगते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं। जिस पर वो कहता है कि अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था ना। जिस पर वो लड़का बोलता है कि कौन सा मैं तुमसे हमेशा के लिए मांग रहा हूँ, मैं तो बस लॉन में मांग रहा हूँ ना। जो सुनकर जेहोब कहता है तो ठीक है, पहले मेरे से लिए हुए 5 लाख वॉन वापस करो, उसके बाद दूसरे पैसे दूंगा। जिस पर वो कहता है कम ऑन यार, चुप रहो, मैं तुम्हें दे तो दूंगा ही ना, कौन सा मैं तुम्हारे पैसे लेकर भाग रहा हूँ, और मुझे पैसे दो, मुझे और कोई बकवास नहीं सुननी है। तो बोलता है अगर मुझे सर्च करने के बाद तुम्हारे पास पैसे मिल गए तो तुम्हें 100 थप्पड़ मैं लगाऊंगा, इसलिए पैसे दे दो। लेकिन जेहोप नहीं देता तो वो लोग उसे नीचे गिराकर मारने लगते हैं और उसका पैसे भी चेक इन करने लगते हैं। वो उन्हें मारने के लिए मना कर रहा था, लेकिन वो लोग रुक ही नहीं रहे थे और उसे काफ़ी बुरी तरीके से मार देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये सीन ख़त्म हो जाता है।